हम क्लास 11th केमिस्ट्री कर रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चल रहा है, जिसपे कि हम बात कर रहे थे बच्चों टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। जो बोर मॉडल की कुछ खामियां हमने देखी थी कि जैसे कि जो बोर मॉडल था वो हाइड्रोजन के एटम के लिए ही उपयोग था और हाइड्रोजन लाइक जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं के लिए क्या था, पॉसिबल हो पा रहा था, है ना। जैसे He+ हो गया, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन होता है, तो उसी तरीके से एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन वाले जो स्पीसीज होंगी उन्हीं के लिए। दूसरा, इस तरीके से हाइड्रोजन एटम के बारे में बोर मॉडल बता रहा था। तो बोर मॉडल की कुछ खामियां थी, तो उसके लिए बच्चों क्या आया कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के दो मूलभूत सिद्धांत के ऊपर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल टिका है। पहला आपका ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, है ना, जो द्वैत व्यवहार है पदार्थ का, उसके बारे में जो डी ब्रॉगली ने बताया था, जिसपे कि हमने बात की थी कि डी ब्रॉगली ने एक रिलेशन बताया कि जो भी जैसे कि आपका जो पार्टिकल है, जब पार्टिकल का आपका रेडिएशंस का ड्यूअल नेचर हो सकता है वेव और पार्टिकल जैसा, तो आपका जो मैटर है उसका भी ड्यूअल नेचर हो सकता है, उसका भी ड्यूअल नेचर हो सकता है। तो ये उन्होंने डी ब्रॉगली ने बताया था और इसके आधारभूत उन्होंने क्या किया, एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया, जिसकी पुष्टि किसने की थी, डेविसर और जर्मन ने एक 1924 में क्या किया था, अपना एक एक्सपेरिमेंट किया, जिसके द्वारा उन्होंने ये साबित किया कि भाई आपके पास जो भी वेव होती है, तरंग होती है, उनमें विवर्तन होता है, उनमें डिफ्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रॉन में भी इस तरीके से उन्होंने डिफ्रैक्शन करके बताया। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है उनमें भी दो तरह के नेचर हो सकते हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव जैसा भी, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं, तो उसी से आगे चलते हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और इसको और अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में पहला ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, इसकी बात हम कर चुके हैं, डी ब्रॉगली ने हाइपोथेसिस दी थी। दूसरा आपका हिजनबर्ग, ठीक है ना, हिजनबर्ग आपका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हिजनबर्ग ने क्या किया था, एक अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, उसके बारे में हम बात करेंगे। हाइजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। तो ये बात हमने की थी। तो ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर के बारे में हमने पढ़ा और हमने देखा था कि आपने ड्यूअल नेचर के बारे में हमने ये समझा, ठीक है ना। एक इसी के आधार न्यूमेरिकल करते हैं पहले ड्यूअल नेचर के बारे में, फिर हिजनबर्ग में चलेंगे। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन दिया है, 0.1 kg द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही एक गेंद की तरंग दैर्घ्य क्या होगी। तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक है। चलिए, 0.1 kg द्रव्यमान और 10 मीटर पर सेकंड वेग से गति कर रही वेग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, ठीक है ना। आपको तरंग दैर्घ्य निकालना है, यानी आपको वेवलेंथ निकालनी है लैम्डा। आपको क्या क्या दे रखा, मास दे रखा है 0.1 kg और आपको वेलोसिटी दे रखा है
10 मीटर पर सेकेंड, है ना। 0.1 kg दिया हुआ और 10 मीटर पर सेकेंड आपको ये दिया हुआ। आपको वेवलेंथ निकालनी है। हमको पता है रिलेशन डी ब्रॉगली ने दिया था H/mv, है ना। H की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स होती है ना। जूल सेकेंड जूल सेकंड होती है, ठीक है ना। m की वैल्यू हमारे पास कितनी दी है, m की वैल्यू हमको दी है 0.1 kg और v हमको दिया हुआ 10 मीटर पर सेकंड, है ना। 10 मीटर पर सेकंड इस तरीके से हमको दिया हुआ। इसको आप सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, है ना, वो लगभग आपके पास आ जाएगा 6.626 6.6 देखिए ये आपके पास जूल सेकंड है और ये आपके पास क्या है बच्चों, मीटर सेकंड है ना। मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। सेकंड इनवर्स है। जो जूल होता है बच्चों, जूल, है ना, जूल। तो इस जूल को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो जूल है, इस जूल को क्या लिखते हैं हम, जूल हो क्या सकता है आपके पास, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2, है ना। ये जूल होता है। जूल क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2 और 1 सेकंड यहाँ पे था। अब देखो इस केजी से केजी कैंसिल हो जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा और ये सेकंड ऊपर जाएगा। ये वाला सेकंड कहाँ जाएगा बच्चों, ये सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड 2 हो जाएगा, सेकंड की पावर -2 हो जाएगी तो इससे एक सॉरी ऊपर जाएगा, सेकंड की पावर +2 हो जाएगी, +2। तो इससे ये कैंसिल बचेगा 1 मीटर। तो आपका आंसर तो मीटर में आएगा, है ना। अच्छा, यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊं और नीचे क्या लगा दूं, 10 लगा दूं। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, है ना। इस 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा तो आंसर मेरे पास क्या आया, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 और मीटर आ गया, है ना। समझ आएगा आपको, मीटर में वेवलेंथ आती है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन इस तरीके से हुआ। समझ आया सभी को किस तरीके से क्वेश्चन हुआ है। इसी तरीके से आप और भी कर सकते हैं। अब बच्चों चलते हैं हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। सेकंड है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, है ना। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि द्रव्य और विकिरण के दोहरे व्यवहार के फलस्वरूप आपके जो हाइजेनबर्ग थे, है ना, इन्होंने 1927 में अनिश्चितता का सिद्धांत दिया। इसके अनुसार इन्होंने बात की कि किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। इन्होंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन और किसी एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन का सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण करना एक साथ करना क्या है, एक साथ करना क्या है, असंभव है ना। इन्होंने क्या बोला था, किसी इलेक्ट्रॉन का किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही
वेग, किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण, वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। एक साथ करना असंभव है। एक साथ करना असंभव है। ठीक है, ये बात बोली इन्होंने। क्या बोला? किसी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। क्यों? इलेक्ट्रॉन कैसा बच्चों? इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है ना। इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? माइक्रोस्कोपिक है ना। इलेक्ट्रॉन कैसा है बच्चों? माइक्रोस्कोपिक है। इलेक्ट्रॉन बहुत ही छोटा है। क्यों? एटम के अंदर न्यूक्लियस है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे है ना। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। अब आप देख पाएंगे कि इसका द्रव्यमान -10⁻31 10⁻31 kg में, तो कितना छोटा इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही छोटा, माइक्रोस्कोपिक। अब जब इतना छोटा है तो वो जो जिस वेग से जाएगा, वो है ना, इलेक्ट्रॉन जिस वेग से जाएगा तो बहुत ही तेज वेग से जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? बहुत तेज वेग से जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन बहुत, एक तो आप इलेक्ट्रॉन को देख नहीं पा रहे हो, माइक्रोस्कोपिक बहुत छोटा है, उस इलेक्ट्रॉन की गति वेग इतना तेज है कि एक पर्टिकुलर जगह पे उसकी स्थिति का निर्धारण करना असंभव है। या तो आप उसका वेग का पता लगा सकते हो या आप उसकी स्थिति का पता लगा सकते हो। एक समय पे एक ही चीज का आप सही स्टिक पता लगा सकते हो। दोनों का निर्धारण करना असंभव है, ये हिजनबर्ग ने बात की। ठीक है ना। हिजनबर्ग ने ये बात की कि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। एक साथ आप कर नहीं सकते, है ना। एक साथ आप कर नहीं पाओगे, क्योंकि अगर मैं, जैसे गोली है ना, अब मैंने अगर गोली चलाई तो गोली बड़ी तेज वेग से गई। मैं बोला कि रास्ते में हमने कुछ पैरामीटर सेट कर दिए, जगह बोला इस पॉइंट पे इस जगह पे उसकी स्पीड कितनी थी, तो मैं इस जगह तो देख ली मैंने, पर उसकी भी स्पीड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं बता पाऊंगा। या तो मैं जगह बता पा रहा हूँ, स्पीड बता पा रहा हूँ। इसी तरीके से हिजनबर्ग ने भी यही बात बोली कि इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग का निर्धारण आप एक समय पे नहीं कर सकते। और इन्होंने इसके लिए क्या किया था? एक रिलेशन दिया था। और क्या रिलेशन था हिजनबर्ग का? हिजनबर्ग का रिलेशन था डेल्टा एक्स। ठीक है ना। डेल्टा एक्स टू डेल्टा पी। ठीक है ना। जो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। H/4 पाई। यहाँ पे जो x है बच्चों, जो डेल्टा x है, ये क्या आपके पास स्थिति है? क्या है? स्थिति है उसकी। डेल्टा x क्या हो गया? डेल्टा x इससे रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन की स्थिति से। और जो p है, p आपका क्या है बच्चों? संवेग है। p क्या है? संवेग है, मोमेंटम है। p क्या है? संवेग है, मोमेंटम है। और मोमेंटम आपको पता है संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी होता है, वेग होता है ना, वेग। तो या तो आप वेग ही करेक्टली बता पाओगे या आप स्थिति के बारे में बता पाओगे। दोनों का एक साथ निर्धारण आप नहीं कर सकते। दोनों का एक साथ निर्धारण आप नहीं कर सकते। डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, है ना, H/4 पाई। और इसको अगर और चेंज करना चाहो इस रिलेशन को, तो हम क्या कर सकते हैं? डेल्टा एक्स और डेल्टा पी, मैंने आपको बताया डेल्टा पी क्या होता है। आपके पास जो डेल्टा पी है ना, डेल्टा पी क्या है बच्चों? आपका मास इनटू प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम क्या है? मास इनटू प्रोडक्ट, सॉरी, आपका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई, है ना। तो डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी लिख सकते हैं, H/4 पाई। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा वी ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई एम। ये भी आप लिख सकते हो
इस रिलेशन को भी आप बता सकते हो, ठीक है ना, इस रिलेशन को भी आप बता सकते हो। तो ये क्या किया था, हिजनबर्ग ने अपना अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया डेल्टा एक्स क्या है, कण की स्थिति की अनिश्चितता है। डेल्टा एक्स क्या बच्चों, कण की स्थिति की अनिश्चितता, और डेल्टा पी उसका संवेग में अनिश्चितता है, डेल्टा वी उसके वेग में अनिश्चितता है। किसी इलेक्ट्रॉन की यथार्थ स्थिति और यथार्थ वेग का निर्धारण एक साथ करना असंभव है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, यदि इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात है तब इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता अधिक होगी। अगर इलेक्ट्रॉन का वेग बिल्कुल सही ज्ञात है तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात नहीं होगी। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति अथवा वेग पर कुछ भौतिक माप लिए जाएं तो इसके परिणाम हमेशा कुछ अस्पष्ट ही प्राप्त होंगे। तो अनिश्चितता सिद्धांत को एक उदाहरण के द्वारा हम बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। मान लीजिए कि मीटर के किसी अचिन्हित पैमाने से किसी कागज की मोटाई मापने के लिए आपसे कहा जाता है, मीटर के किसी अचिन्हित पैमाने से किसी कागज की मोटाई मापने के लिए आपसे कहा जाता है, तब प्राप्त परिणाम सही नहीं होगा। कागज की मोटाई को सही सही मापने के लिए आपको कागज की मोटाई से कम इकाई वाले चिन्हित उपकरण का उपयोग करना होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन की स्थिति का को निर्धारित करने के लिए आपको एक ऐसे पैमाने की आवश्यकता होगी जिसका अंशकण इलेक्ट्रॉन की विमाओं से छोटे मात्रकों में हो। तो इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति ज्ञात करने के लिए हमें इसे प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण द्वारा प्रदीप्त करना होगा, है ना। तो प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य इलेक्ट्रॉन की विमाओं से कम होनी चाहिए, परंतु ऐसे प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। भाई ऐसे प्रकाश का जो उच्च संवेग होगा वो कितना होगा, एच अपॉन लैम्डा होगा, वाला फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसी ऊर्जा में क्या होगा, परिवर्तन कर देगा। तो निसंदेह इस प्रक्रिया से हम इलेक्ट्रॉन की स्थिति तो ठीक ठीक निर्धारित कर लेंगे, परंतु टकराने की प्रक्रिया के पश्चात हम उसके वेग के बारे में बहुत कम जानकारी होगी। तो ये अनिश्चितता का सिद्धांत था, है ना। अनिश्चितता का सिद्धांत था हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और अनिश्चितता का सिद्धांत का महत्व क्या है बच्चों, कि भाई हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता नियम का एक महत्वपूर्ण जो वो है कि यह नियम निश्चित मार्ग या ट्रेजेक्टरीज के अस्तित्व का खंडन करता है। भाई जैसे किसी पिंड का प्रेक्ष पथ भिन्न भिन्न कोणों पर उसकी स्थिति और वेग से निर्धारित किया जाता है। यदि हम किसी विशेष क्षण पर एक पिंड की स्थिति और वेग तथा उस क्षण कार्य कर रहे बलों की जानकारी हो तो हम ये बता सकते हैं कि भाई बाद के किसी समय में पिंड कहां पर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से है भाई ये आपका अनिश्चितता का सिद्धांत, है ना। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भाई किसी पिंड की स्थिति एवं वेग से उसका प्रेक्ष पथ निश्चित हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जैसे किसी पिंड के लिए एक साथ उसकी स्थिति या वेग का निर्धारण उसका करना क्या असंभव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पथ के बारे में बात करना संभव नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन के पथ का हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि जब या तो उसकी स्थिति बता पाएंगे या उसका संवेग ही बता पाएंगे, वेग ही बता पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से है बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के अनिश्चितता का सिद्धांत, हिजनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत। वर्नर हिजनबर्ग इनका नाम था और इन्होंने ये कार्य करके दिखाया, ठीक है ना। चलिए, तो इसी तरीके से एक सवाल करते हैं ताकि आप इसके बारे में और समझ पाए, सवाल के माध्यम से और एक समझ पाए अनिश्चितता का सिद्धांत के बारे में, ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, जैसे कि एक सवाल है आपके पास, एक सूक्ष्मदर्शी आपके पास सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त प्रोटॉन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को 0.1 दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता क्या होगी, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है जैसे कि आपके पास इन्होंने क्या बोला, एक सूक्ष्मदर्शी उपयुक्त फोटोन का उपयोग करके, एक हमने क्या किया, एक सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोपिक फोटोन का यूज करके, हमने माइक्रोस्कोपिक फोटोन का यूज करके
माइक्रोस्कोपिक फोटोन का उपयोग करके किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन को, हमने बोला किसी एटम में, इसका उपयोग करके किसी एटम में इलेक्ट्रॉन को कितना 0.1 एंगस्ट्रॉम दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है ना, इतनी दूरी के अंतर्गत उसकी स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त होता है। इसके वेग मापन में अंतर्निहित अनिश्चितता बतानी है। वेग मापन डेल्टा वी बताना में, डेल्टा वी में कितना एरर होगा, है ना भाई, एरर तो जरूर होगा। तो हमको पता है हमारे पास रिलेशन क्या है, डेल्टा एक्स, ठीक है ना, हमारे पास रिलेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम, है ना, और हमें डेल्टा वी के बारे में हमें बताना है। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा, एच अपॉन 4 पाई एम डेल्टा एक्स, एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 4 पाई की वैल्यू 3.14, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 इंटू आपका डेल्टा एक्स कितना दे रखा है, 0.1 एंगस्ट्रॉम दे रखा है ना, 0.1 एंगस्ट्रॉम ये आपको दे रखा। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पे ये आपके पास कितना आएगा, कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.79 इंटू 10 की पावर कितना 6 मीटर पर सेकंड। इतना एरर आएगा बच्चों, है ना, इतना एरर आएगा इसके मापन में, ठीक है ना, इसके मापन में इतना एरर आएगा। वेग मापन में कितना अनिश्चितता आएगी, कितना एरर आएगा, क्योंकि एरर आना जरूरी है ना। आप इन दो चीजों को, इलेक्ट्रॉन की स्थिति यानी दूरी और उसका वेग एक साथ सही नहीं निकाल सकते, एरर तो जरूर आएगा, और एरर के लिए ही ये रिलेशन उन्होंने दिया था। तो डेल्टा भी इतना आएगा 5.79 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा हिजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो दो जो महत्वपूर्ण थे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के, दो भाग आपने पढ़े, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब आपको इसके अगले भाग में क्या करना है, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है उसकी शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने हिजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल समझा, देखा, जाना कि कैसे हिजनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, है ना। तो इस तरीके से है बच्चों आपके पास अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।